तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी 15 वायरल क्वेश्चन जो कि 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को बिना छोड़े हुए यानी कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक बने रहे ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक का स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक ना, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और यह प्रश्न परीक्षा में 4 बार पूछा गया है। ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न 4 बार दोहराया गया है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे कि चश्मे वाला एक साधारण और बहुत ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था। ठीक ना, जो चश्मा वाला था वो क्या था, एक बहुत बूढ़ा सा मरियल लंगड़ा व्यक्ति था। ठीक ना, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी कि जो चश्मे वाला था वो एक बूढ़ा लंगड़ा सा व्यक्ति था और उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। यानी कि वो देशभक्त था, वो स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करता था, देश के प्रति उसके अंदर में आदर सत्कार भाव था। देखिए वो उसका रहन सहन कैसा था, तो वो गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। ठीक ना, चश्मे वाला गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती थी। ठीक ना, उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं लगती थी। जो चौक में जो मूर्ति लगा हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, उसमें चश्मा नहीं लगा हुआ था। ठीक ना, शायद हो सके मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया या फिर बनाना भूल गया, या फिर हो सके वो इसलिए भी नहीं बनाया कि पत्थर का वो पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, इसलिए वो चश्मा वहाँ पे नहीं लगा हुआ था। ठीक ना, यानी कि मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती थी बिना चश्मे की, इसलिए नेताजी की मूर्ति को प्रतिदिन वो क्या लगा देता था, एक अपने दुकान से, एक अपना जो छोटा सा दुकान था, यानी कि जो वो फेरी वाला दुकान था, यानी कि एक बांस का डंटा उसमें कुछ चश्मे लटके हुए थे, उसको लेकर के घूम घूम के वो चश्मा बेचा करता था। तो उसी में से एक चश्मा वो प्रतिदिन उस पर लगा दिया करता था। ठीक ना, शायद उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसकी इसी श्रद्धा को देखकर लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। ठीक ना, कि और भी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी में यह भाव कभी उत्पन्न नहीं हुआ कि मूर्ति पे एक चश्मा लगा दे। और वो काम कौन करता था, तो वही लंगड़ा सा बूढ़ा सा व्यक्ति। ठीक ना, इसीलिए लोग उसे उसकी देशभक्ति की भावना देखकर क्या कहते थे, कैप्टन कह करके बुलाते थे। ठीक ना, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है आपका कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। ठीक ना, क्या प्रश्न है कि क्या बिना विचार घटना और पात्रों की भी यह कहानी लिखी जा सकती है। देखिए यह प्रश्न 2016 में पूछा है, तो 2026 में भी पूछे जाने की संभावना आप लोग लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे कि बिना घटना अथवा पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। जब भी हम कोई कहानी लिखने के लिए बैठेंगे तो कहानी में या तो कुछ पात्र होने चाहिए या कुछ घटना घटित होना चाहिए, तभी उसमें हम कहानी लिख सकते हैं। इसलिए हम यशपाल की इस विचार से सहमत नहीं है कि बिना घटना अथवा पात्र की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए घटना एवं पात्रों का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। कहानी का अर्थ ही है कि क्या हुआ है, यदि कुछ घटना घटी ही नहीं तो क्या हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा। और जब तक हमें यह पता ही नहीं चले कहानी का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक ना, कहानी का ना कोई अर्थ होगा, वो व्यर्थ या फिर अनर्थ हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए कहानी के लिए कुछ न कुछ घटना का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। देखिए अतः यशपाल के इस विचार से हम पूर्णतः सहमत है कि घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। ठीक ना, यानी कि कहानी लिखने के लिए कुछ न कुछ घटना की आवश्यकता होती है। तो हम लिखेंगे कि बिना घटना अथवा पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए घटना एवं पात्रों का होना बहुत ही जरूरी है। कहानी का अर्थ ही है कि क्या हुआ है, यदि कुछ घटना घटी ही नहीं है तो क्या हुआ है यह चीज़ का हमें पता नहीं चलेगा। ठीक ना, अतः यशपाल के इस विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं कि घटना एवं पात्रों के बिना हम कहानी नहीं लिख सकते। ठीक ना, और लिखने का तरीका इसी प्रकार से आप पॉइंट बना के लिखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। और ये सभी प्रश्न आपको 3 अंक स्तरीय प्रश्न है। ठीक ना, आपको इस प्रश्न से 3 अंक दिए जाएंगे।
फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की। ठीक ना, प्रश्न क्या है कि भगत के बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तो भगत ने अपनी प्रतिक्रिया यानी कि अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की, जाहिर की। देखिए क्या लिखेंगे कि भगत अपने बेटे की मृत्यु पर साधारण मनुष्य की तरह के बिखल बिखल कर नहीं रोया। ठीक ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने आसपास में जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसके घर परिवार के लोग बिलख बिलख करके रोते हैं, और वहीं पे हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत जस्ट इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, वो रो नहीं रहे हैं। ठीक ना, बल्कि मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करते हैं कि मृत्यु क्या है, ये ईश्वर की इच्छा से हुआ है। ठीक ना, ये किसी व्यक्ति के हाथ में यह नहीं है, जीवन मरण यह सत्य है, यानी कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया उसका मृत्यु क्या है, निश्चित है, और यही उसका सत्य है। तो देखिए कहा कि आज परमात्मा ने वर्षों के बिछड़े हुए आत्मा रूपी प्रेमी को अपने पास बुला लिया, जो कि आत्मा इस संसार में इस धरती पे आके भटक रहा था, परमात्मा ने आज उसे अपने पास बुला लिया। इसलिए तो बेटे की मृत शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटा करके एक सफ़ेद चादर से उसे क्या कर दिया, ढक दिया। ठीक ना, बाल गोविंद भगत क्या किए कि अपने बेटे की मृत शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटा करके ढक दिया और उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए, सिरहाने पर दिया जलाकर रख दिया। ठीक ना, उसके मृत शरीर पर क्या किया तो उस पर कुछ फूल और तुलसी दल डाल दिया और सिरहाने पर एक दिया जला दिया। खुद एक आसन जमा करके बैठ गए और तल्लीनतापूर्वक कबीर के पदों का गान करने लगे। ठीक ना, बाल गोविंद भगत क्या करने लगे तो खुद कबीर के पदों का गान करने लगे। गाते गाते कभी अपनी रोती हुई पुत्रवधू के पास जाते और रोने से उसे मना करते थे और कहते थे कि अभी क्या है, उत्सव मनाने का अवसर है। ठीक ना, ऐसे समय में रोना नहीं चाहिए। ठीक ना, अगर कोई अपने प्रेमी से बिछड़ करके आया है और वो अपने प्रेमी से अगर मिल रहा है तो ऐसे समय में हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि ऐसे समय में हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। ठीक ना, वे बार बार समझाते आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और यह आनंद की बात है। उनके इसी विश्वास ने मृत्यु के भय को क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक ना, बाल गोविंद भगत के इसी विश्वास ने मृत्यु के भय को उनसे जीत लिया था कि भैया उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर रोए नहीं, बल्कि उत्सव मनाए और अपनी पुत्रवधू को भी रोने से मना कर रहे थे। ठीक ना, तो हम लोग इस प्रकार से इसका जवाब देते जाएंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि लेखक ने सेकेंड क्लास का ही टिकट क्यों खरीदा था। ठीक ना, जो लेखक थे यशपाल वो सेकेंड क्लास का ही टिकट क्यों खरीदे। तो देखिए लेखक को नई कहानी और नए पात्रों की तलाश थी। लेखक क्या थे, वो नई कहानी के सोच में घर से निकले थे, तो उन्हें नई कहानी के लिए नए घटने नए पात्र की आवश्यकता थी। तो उनके लिए उसे क्या चाहिए था कि उन्हें अकेलापन चाहिए था। ठीक ना, ताकि वो कहानी के बारे में सोच सके, बाहर का दृश्य देख सके, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा और खिड़की के साइड में बैठना चाहा। ठीक ना, तो लेखक को नई कहानी और नई पात्रों की तलाश थी। उन्हें लगता था कि ट्रेन में सफ़र करने के क्रम में खिड़कियों से प्राकृतिक नज़ारा देखने के क्रम में नई कहानी और नए पात्र उन्हें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक ना, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास का ही क्या किया था, टिकट खरीदा था, और इसीलिए उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा। क्या लिखेंगे कि लेखक को नई कहानी और नए पात्रों की तलाश थी, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा और खिड़की के साइड बैठा। उन्हें लगता था कि ट्रेन में सफ़र करने के क्रम में खिड़कियों से वो प्राकृतिक नज़ारा क्या कर सकते थे, देख सकते थे। ठीक ना, और इसी बीच वो नई कहानी के बारे में, नई घटनाओं के बारे में जान सकते थे, देख सकते थे, और नई कहानी वो गढ़ सकते थे, सोच सकते थे, और इसीलिए उन्होंने सेकेंड क्लास का क्या किया था, टिकट खरीदा था। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर उसे फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित
करता है। ठीक ना, यह प्रश्न 2019 में भी पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि नवाबों के व्यवहार में हमेशा दूसरों के सामने अपनी नवाबी जमाने की बात रहती है। नवाब लोग हमेशा अपनी नवाबी झाड़ते हैं। ठीक ना, इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा अन्य समाज अथवा सामान्य समाज के व्यवहार से इतर अपना व्यवहार एवं चरित्र दिखाते हैं, यानी कि समाज से वो बिल्कुल अलग अपना व्यवहार दिखाते हैं। ठीक ना, जो समाज से मेल नहीं खाती है, समाज से बिल्कुल अलग उनका व्यवहार रहता है। वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम आपसे ऊंचे खानदान के हैं, ऊंचे घराने के हैं। ठीक ना, उन्हें सामान्य लोगों के जैसा व्यवहार करना कभी अच्छा नहीं लगता। वे हमेशा दिखावटी व्यवहार करने के पक्ष में ही रहते हैं। जैसे आप अपने आसपास में देखते होंगे, कुछ लोग रईसी दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, भले घर में खाने के लिए कुछ नहीं हो। ठीक ना, तो उसी प्रकार से नवाब लोग भी। तो देखिए, जब वो लेखक से मिलता है तो उसे अपनी नवाबी व्यवहार दिखाने का अवसर मिल जाता है। ठीक ना, जब वो अपने सामने की सीट पर जब नवाब साहब जब लेखक को बैठते हुए देखता है तो उसे एक मौका मिल जाता है अपनी नवाबी झाड़ने का। और उसका विचार था कि वो लेखक के सामने ऐसा व्यवहार करके लेखक को क्या कर लेगा, प्रभावित कर लेगा। लेकिन लेखक इस बात को समझ जाता है कि ये जो है वो अपना रईसी दिखा रहा है। ठीक ना, तो उनका ऐसा व्यवहार अंततः क्या दिखाता है, सामंती व्यवहार की ओर इशारा करता है। ठीक ना बच्चों, देखिए हर एक प्रश्न को आप अच्छे से समझते जाइए ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका कल परीक्षा है, इसलिए सीरियसली हम लोग बात करते जाएंगे। तो देखिए, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न तो अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर। ठीक ना, आप लोग देखिए, कल सुबह जब 4 तारीख को 10 बजे आप जब परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आपको एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनकर लेखिका को न तो अपने आंखों पर विश्वास हो पा रहा था और न ही अपने कानों पर। तो ऐसा क्या घटना घटा था। देखिए, एक बार जब लेखिका के कॉलेज से एक पत्र आया, लेखिका के घर में जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसके पिताजी के पास एक पत्र भेजा कि उसमें लिखा हुआ था कि आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। ये किसका लेटर आया था, तो लेखिका की प्रिंसिपल का, उसके घर में। तब लेखिका के पिताजी क्रोध से भन्नाते हुए कॉलेज गए और वहां जाने पर पता चला कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर लेखिका का बहुत ही रौब है। ठीक ना, जब पिताजी को ये लेटर जब पढ़े तो वो ये सोचे कि अब ये मेरा नाक कटवा के ही मानेगी। ठीक ना, लेकिन जब वो गई तो पता चला कि पूरे कॉलेज में इन्हीं का चर्चा, पूरे स्कूल के, पूरे कॉलेज के हर बच्चों में इनका रौब है। ठीक ना, सारा कॉलेज उन 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। इस बात का पता चलते ही उनके मन में लेखिका के प्रति जो है वो गर्व भर गया। ठीक ना, वो गर्व से क्या हो गए, पूरी तरह से भर गए। आते वक्त उनके चेहरे पर खुशी थी। पिता के इसी परिवर्तित व्यवहार को देखकर लेखिका को न तो अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर विश्वास हो पाया कि जिस पिता को वो कॉलेज जाते वक्त गुस्से से जाते हुए देखी थी, जब वो वहाँ से आए तो उनमें कोई गुस्सा नहीं था, वो बिल्कुल शांत थे। और पिताजी का वो गुस्सा जानती थी कि पहले से भी वो गुस्सेल स्वभाव के थे और लेखिका को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और इसका कारण था कि वो थोड़ा सा काले थे। ठीक ना, और बाकी उनके जो भी भाई बहन थे वो गोरे थे। और यही लेखिका मनु भंडारी सबसे छोटी बहन थी। ठीक ना, चलिए फिर अगला प्रश्न है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। ठीक ना, क्या लिखेंगे कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, फौज। तो क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों कि कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस प्रकार की व्यंग युक्त भाषा का प्रयोग उसकी अदूरदर्शिता एवं फूहड़पन को दर्शाता है। उसके अंदर कटाक्ष करने की प्रवृत्ति है। इसी के कारण वो कैप्टन की देशभक्ति की भावना को वो देख नहीं पाता है। ठीक ना, देखिए देशभक्त ही देशभक्त को पहचानता है। ठीक ना, एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित व्यक्ति को पहचान पाता है और एक जुआड़ी ही जुआड़ी को पहचानता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक ट्रेन के डब्बे में एक नया व्यक्ति खैनी खाने वाला व्यक्ति को जरूर ढूंढ निकालता है और उससे खैनी मांगता है कि नहीं। अब देखिएगा शादी विवाह में भी एक दरपिया व्यक्ति को देखिएगा कि वो
दारू का भट्टी उसी रात में नया नया गया है, लेकिन दारू का भट्टी वो खोज के जरूर निकाल लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक देशभक्त व्यक्ति ही देशभक्त को पहचानता है, लेकिन यहाँ पे जो पान वाला था वो देशभक्त नहीं था, ठीक ना। तो कैप्टन के अपाहिज था, कैप्टन भले ही क्या था, अपाहिज था, किंतु उसकी वेशभूषा में गांधी टोपी पहनना, काला चश्मा लगाना, यह व्यवहार नेताजी की ही तरह था, ठीक ना। यह किसका व्यवहार था, तो कैप्टन चश्मे वाले का। वह फेरी वाला था, रेहड़ी पर दुकान लगाता था, फिर भी एक चश्मा नेताजी को पहनाना वो कभी नहीं भूलता था। यदि उसे इस चश्मे की आवश्यकता होती तो वह क्षमा मांगता हुआ चश्मा निकालता और उसके जगह पे दूसरी चश्मा लगा देता था, ठीक ना। जब भी अगर कोई ग्राहक उनके पास आता था, यानी कि चश्मे वाले के पास जब कोई ग्राहक आता था तो और वो चाहता था कि नेताजी का मूर्ति में जैसा चश्मा लगाए, जैसा फ्रेम का चश्मा लगाए, हमको वही चश्मा चाहिए, तो वो उस चश्मे को उतारता था, नेताजी से क्षमा मांग के, और वहाँ पे कोई अन्य चश्मा यानी कि नया चश्मा वहाँ पर लगा देता था, ठीक ना। तो उसकी यह भावना देशभक्ति के सच्चे हृदय की भावना है। पान वाले का यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार बिल्कुल भी कैसा था बच्चों, तो बिल्कुल भी अनुचित व्यवहार था, ठीक ना, किसका, पान वाले का। चलिए फिर अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों हम लोग कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से किन लोगों का प्रभाव पड़ा, ठीक ना। क्या प्रश्न है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से किन लोगों का प्रभाव पड़ा। देखिए तो क्या लिखेंगे बच्चों कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो लोगों का प्रभाव पड़ा। किनका किनका प्रभाव पड़ा, तो लिखेंगे कि लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ा, ठीक ना। पहला प्रभाव किसका पड़ा है बच्चों, पिता का, और दूसरा प्रभाव किसका पड़ा है, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का, ठीक ना। इनका व्यक्तित्व में दो ही व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है। तो पहला हम लोग पिता का प्रभाव देखते हैं। क्या लिखेंगे कि लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही रूप से प्रभाव पड़ा है। देखिए कैसे, तो लेखिका की तुलना उससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला से करने के कारण उनके मन में नकारात्मक यानी कि हीन भावना का प्रभाव पड़ा है, ठीक ना। उसकी बहन सुशीला गोरी थी और ये मनु भंडारी क्या थी, काली थी, जिसके कारण से इसके साथ हमेशा तुलना होता था। तो इसका उसके मन पे एक नकारात्मक भाव पैदा हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत करवाया, ठीक ना। लेखिका के पिताजी हमेशा चाहते थे कि वो जब भी उनके घर में कोई व्यक्ति आता था और राजनीति पर चर्चा करते थे तो लेखिका के पिताजी लेखिका को अपने साथ वहीं पर बैठाते थे और सुनने को कहते थे, जिसके कारण लेखिका के मन में एक सकारात्मक भाव भी उत्पन्न हुआ। यानी कि पिताजी से उन्हें दोनों ही प्रभाव पड़े, नकारात्मक और सकारात्मक। वहीं अगर बात करते हैं उसकी अध्यापिका शीला अग्रवाल की, तो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में उसकी क्या की, मदद की, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रति उनकी रुचि को जागृत की, उसकी रुचि को बढ़ाई और उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें वो खुद चुन कर ला करके देती थी, जिससे मनु भंडारी का और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ा। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में साहस एवं आत्मविश्वास भी भर दिया, जिसके फलस्वरूप भी वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से क्या होने लगी, भाग लेने लगी, ठीक ना। तो उनके मन में ये दो लोगों का प्रभाव जरूर पड़ा था, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, ठीक ना। प्रश्न क्या है कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि शहनाई बहुत ही सुरीला वाद्य यंत्र है। शहनाई जो है वो बहुत ही सुरीला एक वाद्य यंत्र है। यह विभिन्न प्रकार के मंगल कार्यों के शुभ अवसर पर क्या किया जाता है बच्चों, तो यह शुभ अवसर पर बजाया जाता है, ठीक ना। देश में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उन सबसे ज़्यादा सुरीला शहनाई बजाने वाला कौन हुआ है, बिस्मिल्लाह खान ही। इस देश में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें से सबसे बढ़िया सबसे सुरीला शहनाई वादक कौन हुए बच्चों, तो बिस्मिल्लाह खान हुए हैं, ठीक ना। उनके जैसा अभी तक कोई शहनाई वादक नहीं हुआ है। जैसे इसी पे एक रावण का कथन आता है, रावण का कथन याद आता है कि एको अहम द्वितीयो न आस्ति भूतो न भविष्यति, यानी कि
शहनाई की दुनिया में बिस्मिल्लाह खान के जैसा और न कोई पहले था और न कोई बाद में आएगा। अकेले कौन है? बिस्मिल्लाह खान। तो देखिए जितने भी इस देश में शहनाई वादक हुए उनमें से सबसे सुरीला शहनाई वादक कौन हुए? तो बिस्मिल्लाह खान ही थे। उनके जैसा अभी तक कोई भी शहनाई वादक नहीं हुआ है। उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी शहनाई की सुरीली तान बिखेरी और इसीलिए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। ठीक ना बच्चों, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। ठीक ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक ना, बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्ति थे? तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 से ऊपर की थी, बाल पके हुए थे, लंबी दाढ़ी या फिर जटाजूट तो नहीं थी, किंतु चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी क्या रहती थी? जगमगाते रहती थी। ठीक ना, चेहरे पर सफ़ेद सफ़ेद छोटा छोटा दाढ़ी जगमगाते रहती थी। कपड़े काफ़ी कम पहना करते थे और कमर में मात्र एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कबीर पंथियों सी टोपी पहनते थे। ठीक ना, अपने माथे पर कबीर पंथी का एक टोपी पहनते थे। जाड़े के दिनों में काले कमले ओढ़ा करते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन लगा रहता था। गले में तुलसी की माला बांधते थे। ठीक ना, ये उनकी वेशभूषा थी। हर एक अवसर पर कबीर के पदों को हाथों में खंजरे लिए करके वो क्या करते थे? गाया करते थे। वो उनका रूटीन था। ठीक ना, इस तरह से हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व तो भक्ति भाव में डूबे गायक भक्त की तरह था। उनके लिए भागवत भजन जीवन का क्या था? आधार था। उनके गीतों को सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, संग संग गीतों को गुनगुनाते और ताल पर क्या करने लगते थे? नृत्य करने लगते थे और इस प्रकार वह एक सशक्त व्यक्तित्व एवं स्पष्ट चरित्र के मालिक थे। ठीक ना बच्चों, तो अभी हम लोगों ने 10 प्रश्न देखा। ठीक ना, बात किए थे 15 का, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 10 ही देखेंगे ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो जाए और फिर हम लोग नए वीडियो में बाकी और सभी प्रश्नों को और ज़्यादा जो कविता से प्रश्न बच गए हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।